नमस्कार सभी को, मैं ईप्शा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट कुछ अनकही कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है। खुली बात महिला और स्वास्थ्य की इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं और अक्सर जब शादी के बाद कई साल तक बच्चे नहीं होते हैं तो वो उंगलियां केवल महिलाओं के ऊपर उठती हैं। तो क्या इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन है या सामाजिक सोच? आज हम खुली बात करेंगे डॉक्टर दीपाली के साथ। तो सबसे पहले दीपाली मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना टाइम दिया और आज हम लोग इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैम मैं यही बोलूँगी कि आप कब से काम कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ कब से जुड़े हुए हैं और किन मुद्दों पे आपने अभी तक काम किया है? थैंक यू ईप्शा। और मैं इस बात पे तुम्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमारे युवा आगे बढ़कर इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि जनमानस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार बीमारी हो जाए और उसका इलाज होना तो ज़रूरी काम है, पर बीमारी होने ही ना पाए उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे, वो जनमानस में जागरूकता फैलाने से ही हो सकता है, संभव है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी यू कि हमारे यंग बच्चे इस काम में आगे बढ़े कि वो समाज को जागरूक कर रहे हैं। मैं यहाँ क्वीन मैरीज में 2003 से हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं पोस्टमार्टम यूनिट देखती हूँ, पर वैसे मैं एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मैंने अपना यूजी पीजी दोनों इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से किया है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैला चुकूँ और समाज में फैले हुए भ्रम और मिथ, जो कि एक दूसरे से कानों सुनी बातें और किसी के साथ अगर बाई चांस कोई साइड इफेक्ट हुआ है तो वो उस मिथ को जो है वो दूर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम अपने बारे में बताने के लिए। और इतने सालों से आप जुड़ी हुई हैं इस विषय पे, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि जिससे हम बात कर सके इस चीज़ के बारे में। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसे हम कहते हैं, ये है क्या? बेसिकली अगर कॉमन टर्म या लेमैन में हम बात करें तो इनफर्टिलिटी या जिसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है बांझपन, तो ये जिन माओ को नॉर्मली जो एकदम नॉर्मल कपल है, अगर शादी के 1 साल बाद तक प्रेगनेंसी नहीं होती है या बच्चा नहीं आता है तो उसको हम इनफर्टिलिटी मानते हैं। पर इन सम फ्यू सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर बहुत एल्डरली प्राइमी है, लाइक 35 साल से ऊपर की महिला है, तो उस केस में हम अगर, और वो कोशिश कर रही है लगातार प्रेग्नेंट होने के लिए और 6 महीने में कॉन्ट्रासेप्शन कोई यूज नहीं कर, ना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है, एंड शी इज नॉर्मल, कोई उसको बीमारी नहीं है, तो अगर वो 35 ईयर्स अबव है तो 6 महीने में अगर विवाह के गर्भधारण नहीं होता है तो उसको भी हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। ओके मैम, इसके बारे में अगर बात करें, क्यों इसके आसपास इतने मिथ्स जुड़े हुए हैं? मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली बुखार होता है तो हमें इसके आसपास कोई मिथ नहीं है, सर दर्द हुआ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कोई और बीमारी, बट इसको लेकर इतने सारे मिथ क्यों हैं? एक्चुअली इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। इसको भी जो है वो एक इनफैक्ट इसको एक मर्ज या बीमारी की तरह ना लेके एक टैबू की तरह लिया है समाज में। बेसिकली इट्स अ कॉम्बो ऑफ मेडिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। तो एक टैबू की तरह है, तो जिसका हमारा मेंटल हेल्थ एज वेल एज सोशल फैक्टर्स और साइमल्टेनियसली अगर कोई साथ में कोई बीमारी भी जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें मिला के एक काफी वैसी सिचुएशन बन जाती है जो कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर डालती है। सपोज किसी का हाथ टूट गया या किसी को कोई बीमारी है, शुगर है या तो उसको पता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज कराना है, परंतु अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो ये सामाजिक समस्या है कि सबसे पहले उंगलियां महिला पे उठती है ना। फिर उसके बाद जो है वो अगर वो किसी इलाज के लिए आगे बढ़ना भी चाहती है तो लोगों में उसमें उतनी जागरूकता नहीं है कि हाँ इसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। कई बार हम लोग के पास पेशेंट आते हैं 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं शादी के, हम अभी इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप जागरूक है, समय पे अगर जा रहे हैं तो सही समय पे इलाज मिल जाने से रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। मैम कई बार लोग बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे हैं, है ना, शादी के तुरंत बाद, तो हो सकता है वो इनफर्टिलिटी हो, और अक्सर करके लोग बोलते भी हैं घरों में कि पहला बच्चा हो जाने दो तब करो। तो ये मैम कितना मिथ है
कितना सच है? देखो, एक तो दिमाग से सबको ये बात हटा देनी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो इनफर्टिलिटी करता है, क्योंकि सारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव है बहुत लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं और टाइम टेस्टेड होते हैं। तो उसके जरूर छोटे मोटे जरूर साइड इफेक्ट्स होंगे, पर इनफर्टिलिटी कोई नहीं करता है इनमें से, अनटिल अनलेस कि वो परमानेंट तरीका ना यूज करे, कि जो औरतों में नसबंदी या पुरुषों की नसबंदी होती है तो वो तो की इसीलिए जाती है कि परमानेंट तरीका है, पर इसके अलावा और कोई भी ऐसा साधन नहीं है। कभी कभी एक इंजेक्शन जो आजकल चला, इंजेक्शन अंतरा के नाम से, जो 3 महीने पे लगाते हैं हम लोग, उसमें ये कहते हैं कि हाँ वो इंजेक्शन बंद करने के बाद 3 से 6 महीने के बाद गर्भाधान होता है, वरना उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव है आपने आज बंद किया और अगले महीने से वो महिला फर्टाइल है, ऐसा नहीं है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो सामाजिक प्रेशर है वो थोड़ा हम लोगों का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, लाइक पहले जो है वो कम उम्र में शादी हो जाती थी, परंतु अब लोग जो है वो 25-30 के बाद, तो ये मैं एक मान सकती हूँ कि एक सामाजिक समस्या है कि इस पे घर वालों का प्रेशर ज्यादा रहता है कि एक तो विवाह भी देर से हुआ और अब फैमिली भी नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 30 के बाद प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें। तो इट्स बेटर कि टाइमली समय से विवाह करें और समय से अपना परिवार पूरा करें। मैम, मतलब आपके पास तो, क्योंकि आप इसी विषय पे बहुत समय से काम कर रही हैं, जनरली कौन से मेन प्रॉब्लम्स आती हैं इनफर्टिलिटी में भी? हाँ। क्या कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि मैम उनको सेफ अनसेफ डेज नहीं पता है ना, तो वो शायद उस टाइम पर एक्टिव नहीं होते हैं जिस टाइम पर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, छोटी छोटी है। एक तो सबसे पहले ये जान लेना है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो महिला और पुरुष बराबर के भागीदार है। कई बार आती है लेडीज पूरा बड़ी बड़ी फाइल्स लेके और खाली महिलाओं के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पुरुष का कोई छोटी सी जो जांचें होती है वो भी नहीं होती है। तो ये तो बहुत मान के चलना है कि जितनी महिला जिम्मेदार है उतना पुरुष भी जिम्मेदार है, दोनों का बराबर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। और पुरुषों में ज्यादातर जो हम लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं, कई बार आजकल के परिवेश में अधिक उम्र होने की वजह से या कुछ और भी सोशल चीजें जैसे टोबैको है, ड्रिंक करते हैं कुछ लोग, या कुछ ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो कि उनके लिए वो एडवर्स एटमॉस्फेयर होता है फॉर द सीमेन प्रॉपर एडिक्वेट काउंट्स के लिए। तो ये सारी समस्याएं अक्सर होती हैं पुरुषों के साथ, जिनमें की काम करने की जरूरत होती है। और मैम इसी तरीके से अगर महिलाओं को हम लें तो जनरली किस तरह की समस्याएं उनके साथ में होती हैं? महिलाओं जब हमारे पास आती हैं तो एक तो हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री से हमें काफी कुछ पता चल जाता है कि लाइक कि उसको जो है वो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई ऐसी माहवारी की समस्या तो नहीं है, या उन सबसे रिलेटेड आजकल जैसे पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ गई है हम लोगों में, मतलब पहले भी थी पीसीओडी पर इट हैज इंक्रीज नाउ। तो ये सारी समस्या जब हम प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करते हैं या उनके जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। इन्फेक्शन जो कि सबसे कॉमन कॉज है, उसके बारे में पता चलता है जब हम एग्जामिन करते हैं या उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, या आपस में हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, या उनको जैसा कि आपने कहा सेफ डेज अनसेफ डेज के बारे में नहीं पता होता है कि मासिक का कौन सा समय को प्रयोग करने से हमें गर्भधारण हो सकता है ना, किस समय ओव्यूलेशन एग्स रिलीज होते हैं। तो इन सब चीजों का भी कई बार ज्ञान नहीं होता है। इन सब के साथ साथ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी होती है, दे आर नॉट गेटिंग प्राइवेसी, दे आर नॉट नोइंग ईच अदर प्रॉपरली, है ना। तो ये सारी भी समस्या होती है। और अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, लाइक आजकल के जैसे आईटी के बच्चे हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में बच्चे एक्सेल कर रहे हैं ना, तो उनका अपना करियर भी होता है, साथ में परिवार भी संभालना है और एक और प्रेशर है कि बच्चा भी करना है और उसको भी संभालना है। तो इन सारी चीजों से मिलजुल के जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर भी है, जो कि थर्ड फैक्टर हम लोग मानते हैं मेल फीमेल के अलावा, कि इट्स कॉजिंग इंक्रीज इन द इनफर्टिलिटी। मैम जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, हम लोग जनरली इसको बिल्कुल भी मतलब बहुत इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इसको हम मानते ही नहीं है कि ये भी एक रीजन हो सकता है। मेरे भी कुछ अनुभव रहे हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं उनका सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारी टेस्ट ठीक आ रहे हैं, वो प्रेग्नेंट भी होते हैं, लेकिन यही स्ट्रेस कितना, मतलब अभी आपने बोला लेकिन मैं इसको चाह रही हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि स्ट्रेस कितना बड़ा कारण हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी अगर नहीं प्रेग्नेंट हो रही है तो स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में जो हम लोग कहते हैं ये नेगेटिव इफेक्ट आते हैं एग्स बनने पे भी, स्पर्म काउंट पे भी, और अगर प्रॉपर सब कुछ हो भी रहा है तो एग्स रिलीज होने में दिक्कत करते हैं। तो ये सारी चीजें, स्ट्रेस एक अच्छा खासा अपना पार्ट प्ले करता है इनफर्टिलिटी में बेसिकली। अगर सब कुछ नॉर्मल है और नहीं है तो इट कैन बी अ बिग फैक्टर। ओके मैम, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो जैसे आपने अभी शुरुआत में बोला था कि जो टेस्ट हैं वो सारे फीमेल्स, हाँ, तो जब आप उनको काउंसलिंग करती हैं कि आपको भी कराना चाहिए, तो क्या पहले की तुलना में या अभी भी अगर हम बात करें, जो भी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कितना पुरुषों की सहभागिता रहती है कि वो भी टेस्ट कराएं? पहले तो बहुत रिजिड होते थे लोग, लाइक मेरा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है 25-30 साल का, तो पहले तो बहुत रिजिड रहते थे। सबसे पहले तो वो आते ही नहीं है अपनी वाइफ्स के साथ, बेसिकली मदर इन लॉ आती हैं या किसी की मदर बहुत कंसर्न है या सिस्टर आ गई, पहली बात तो वो आते नहीं, दे डोंट पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्सेशन कि भाई अगर इनफर्टिलिटी है तो दोनों को आपस में बात करनी। फिर टेस्ट कराने को बोलो तो बड़ी मुश्किलों से तैयार कि मेरा तो सब नॉर्मल है डॉक्टर साहब, इन्हीं में खराबी है टाइप्स। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग विद चेंज इन लिटरेसी एंड ऑल, थोड़ा सा वो लोग उस चीज को समझने भी लगे हैं और थोड़ा सा वुमेन भी एम्पावर हुई है, तो वो अपने साथ अपने हस्बैंड को लेके, या नहीं आप भी खा रहे हैं हस्बैंड, तो दे टॉक अबाउट ईच अदर। तो थोड़ा सा चेंज जरूर आया है कि दे आर रेडी फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल एंड दे कोऑपरेट। बट स्टिल एक तबका अभी भी है जो तैयार नहीं होता, जो रिजिड है। और मैम, कोई ऐसा केस जब आपने वाइफ का तो पूरा चेकअप हुआ और वो नॉर्मल था और हस्बैंड रिजिड था, बट उनका चेकअप हुआ तो पता चला उनमें कमी थी, ऐसा कभी केस? हाँ, बहुत बार होता है। तो उस टाइम जो है वो कैसे उसको टैकल करते हैं पुरुष जब उन्हीं में कमी निकल रही? कई बार ऐसा होता है, जैसे एक आध मेरी पेशेंट थी, उसके हस्बैंड को वेरिकोसील एक प्रॉब्लम होती है मेल्स में, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो पहले तो वही हुआ, वाइफ सारा इन्वेस्टिगेशन करा की थी, शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर मैंने बुलाया हस्बैंड को एंड आई जस्ट काउंसल, बात करी, तो देन आफ्टर ही टोल्ड मी कि नहीं हाँ थोड़ा सा, फिर आई सेंड हिम टू यूरोलॉजिस्ट, फिर यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया एंड विद इन 6 मंथ दे कंसीव्ड। ऐसे ही होता है, कई बार स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आती है, 1-2 बार तो थोड़ा सा पेशेंट जैसे एक बैकफुट पे चले जाते हैं ना, जैसे किसी में बिल्कुल एज़ोस्पर्मिया, हम लोग कहते हैं कि स्पर्म्स ही नहीं है या बहुत कम काउंट है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं। पर अब समाज में इतना जागरूकता है और चेंज आ गया है कि अब वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए भी तैयार है। प्लस अगर एज़ोस्पर्मिया किन्हीं ऐसे कारणों से इसका इलाज नहीं है तो वी हैव फैसिलिटीज कि स्पर्म बैंक्स हैं और कुछ भी सुविधाएं हैं। तो जैसे लेडीज में होता है कि ओवम डोनर्स और ओवम बैंक होते हैं, उसी तरीके से तो अब अगर आप उनको काउंसिल करिए तो वो थोड़ा सा इस बात के लिए समझते हैं। हाँ, फ्यू ऑफ देम लाइक 50% तैयार हो जाते हैं अपनी गलती को ट्रीट कराने के लिए। और जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात की, शायद ये हो सकता है कई लोगों को पता भी ना हो, मतलब फीमेल के उसमें अगर देखें तो है कि हाँ डोनर हैं, आप ले सकते हो, स्पर्म डोनर्स भी होते हैं, और ये कितना इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, मतलब एज अ डॉक्टर आप इस चीज को, क्योंकि लोगों को है ना, मतलब उनको यहाँ तक भी जैसे मैं एक थोड़ा सा दूसरे उसमें डायरेक्शन में ले जाना चाह रही हूँ कि मैम अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी के तो वो गोद भी ले सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बट महिला का जीवन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता है, ये भी दिमाग में एक किसी भी अगर महिला में भी खराबी है तो ये थोड़ी ना मतलब है कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। शी हैज लॉट मेनी थिंग्स टू डू, दे कैन अडॉप्ट बेबी, अपनी फैमिली से अडॉप्ट कर सकते हैं आप। इतने ऑर्फनेजेस और भी सेवा संस्थाएं हैं, वहां से भी ले सकते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अब खुद का भी परिवार खुशहाली से भरे और जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया वो भी बच्चे का मतलब इससे एक माँ बाप पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैम जैसे हम लोग देखते हैं कि एडॉप्शन तो बहुत दूर की बात है, मतलब
कई लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, मेरे भी जानने वालों ने लिया है और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ इस चीज के लिए। लेकिन ये स्पर्म को मतलब डोनेट, एक्चुअली ये सब अब एक लॉ में है, लाइक आप कोई भी किसी को ऐसे स्पर्म नहीं दे सकता है। उसके लिए स्पर्म बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे नाम नहीं पता है, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स विद ऑल टेस्ट, क्योंकि आजकल तो ये HIV और ये हेपेटाइटिस, ये सारे टेस्ट होके ही स्पर्म बैंक्स बने, तो उसके पूरा गवर्नमेंट सेटअप, मतलब गवर्नमेंट की रूल्स हैं, उसी हिसाब से सेंटर्स बन सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज हैं अवेलेबल और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब जैसे कि हम कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं और उसके लिए हम लेने को तैयार भी रहते हैं, बट इसको भी नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि ये इस चीज की एक्सेप्टेंस जरूरी है जी। और अगर बहुत ज्यादा इसकी वजह से परेशानी है भाई परिवार में कि बच्चा नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। मैम कई बार जैसे हम लोग इनफर्टिलिटी को बहुत बहुत बड़ा चीज लेते हैं, बट क्योंकि आप इतने साल से काम कर रही है तो कई बार ऐसा होता होगा 5-6 बार पेशेंट आपके पास आया और तुरंत ही हो गया, तो ये परसेंटेज कितना है कि कितने लोग सीवियर केसेस तक जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉर्मलाइज, बस नॉर्मल चीजों से हमने उनको बेसिक काउंसलिंग किया और हो गया? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली इसे स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है, इसमें बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट देने से, विटामिन्स, थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारा कुछ देने से दे जस्ट रेस्पॉन्ड, है ना। थोड़ा उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, थोड़ा सा मेडिटेशन एंड ऑल ना, इस तरीके की चीजें, तो दे गिव इमीडिएटली रेस्पॉन्स। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है तो इलाज के बाद रिजल्ट, और परसेंटेज जो कि बहुत ही कम रेस्पॉन्ड करते हैं, इसका भी नंबर कम नहीं है, लाइक 10 to 15% तो ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे इलाज के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद फिर दे ऑप्ट फॉर अदर मेथड्स। मींस मैम इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो केवल 10 to 15% लोग हैं जिनको नहीं कुछ हो रहा है, बट उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं के लिए भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब मैक्सिमम 80% लोग आप आए अगर अगर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम, थायराइड है, डायबिटिक्स है, PCOS जो कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इस प्रोलैक्टिन्स किसी का बहुत बड़ा होता है, आजकल लोगों के अक्सर मिल जाते हैं क्योंकि वो भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से ये हार्मोन भी बढ़ जाता है। तो इन सबको अगर हम ट्रीटमेंट के साथ अलॉन्ग विथ ऑल दी मेथड्स जिसको हम काउंसिल करके उन्हें समझाते हैं, तो दे रेस्पॉन्ड एंड दे गिव गुड रिजल्ट्स। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे इन्फेक्शन ट्रीट होता है तुरंत कंसीव कर जाते हैं पेशेंट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कंप्लीट है एंड दे लेटर ऑन गेट इन्फेक्शन, और उसके बाद जब इन्फेक्शन ट्रीट किया तो दे अगेन कंसीव। तो ऐसे लोगों को हम लोग पहले से ही बताते हैं कि भैया इन्फेक्शन ठीक हो रहा है तो टेक सम कॉन्ट्रासेप्टिव आल्सो। मैम ये कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन है, वो क्या सिम्टम्स हैं, तो लोगों को मतलब वो कॉन्शियस रहें कि शायद इस वजह से भी हो सकता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा, इन्फेक्शन में बेसिकली 3-4 चीजें होती हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस लोअर पेन एब्डोमेन, डिस्चार्ज जो कि स्मेली है या ब्लड मिक्स्ड है या मतलब पस टाइप का डिस्चार्ज, मतलब जिसको कि जनरल भाषा में ल्यूकोरिया कहते हैं, है ना। वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, येलोइश डिस्चार्ज भी हो सकता है। पेन तो मैंने आपको बताया है। कई बार हस्बैंड से मिलने में भी तकलीफ होती है उनको, जिसको डिस्परोनिया कहते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये सारे मेन सिम्टम्स होते हैं जिनको कि ट्रीट करके और सिंपल मेडिसिन से दे गेट क्योर। ओके मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हम लोग जनरली बात करते हैं कि ये रूरल एरिया में पाया जाता है, जो हम लड़का और लड़की की बात करते हैं, जेंडर है ना। बट मैम मुझे लगता है कि मैंने जेंडर पे बहुत काम किया है, ये जितना रूरल में है उतना अर्बन में भी है ना मैम। वो जो चाय है अब शायद थोड़ा कम हुआ है, बट वो परसेंटेज बहुत कम है। तो मैम इसके पीछे कितना महिला जिम्मेदार है? जनरली अब तो शायद अवेयर होना चाहिए लोगों में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग काफी अवेयरनेस आ गई कि उन्हें पता है कि महिला और पुरुष के X और Y क्रोमोसोम से मिलकर लड़की होना है या लड़का होना। हाँ मैम, इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि शायद अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि कितना महिला जिम्मेदार है, कितना पुरुष जिम्मेदार है, या दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक शब्द कहना है मुझे, एक लाइन में, कि महिला और पुरुष बराबर से जिम्मेदार है कि या तो लड़का होना है या लड़की होना है। इसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि नहीं महिला में खराबी है इसलिए लड़कियां हो रही हैं, या सिर्फ लड़के हो रहे हैं, या पुरुष में खराबी है।
क्योंकि जो महिलाओं में XX क्रोमोसोम है और पुरुष में XY होते हैं, तो XX मिलने से मतलब गर्ल चाइल्ड होगी और XY मिलने से बॉय चाइल्ड, तो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कोई इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मेरी वजह से मतलब बच्चे में लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। और किसी को भी नहीं पता है कि XX कब मिल रहे हैं और XY कब मिल रहे हैं, वो तो इंटरनल, इट्स ऑल नेचुरल प्रोसेस। मैम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैम आजकल एक IVF और दूसरे तरह के और भी ऑप्शंस हैं, मैम वो कितना आसान है या टफ है, मतलब उसके लिए आपकी क्या राय है लोगों के लिए? बेसिकली IVF उन्हीं 15 से 20% लोगों के लिए है जिनको कि जब इलाज से फायदा नहीं मिलता है, देन वी आस्क देम टू गो। पर IVF के पहले एक और प्रोसीजर होता है IUI। वो भी उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनमें की कोई बीमारी नहीं मिल रही है पर कंसीव नहीं कर रहे, या पुरुष के सीमेन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें बेसिकली सीमेन वॉश करके अच्छे स्पर्म्स को लेके महिला के शरीर में हम लोग डालते हैं, तो वो उतना कॉस्टली नहीं है इन कंपैरिजन टू IVF। तो कई बार अगर हमें सब कुछ ठीक मिल रहा होता है तो हम पहले पेशेंट से कहते हैं आप IUI ट्राई कराइए, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं उसको। उसकी भी 3 से 6 साइकिल्स में अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हम IVF का सजेशन करते हैं। पर इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि महिला की एज क्या है, जिसमें हम कितना टाइम उसका ले सकते हैं। थोड़ा यंगर एज ग्रुप में अगर है तो हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं, पर अगर बहुत ही एज 35 से और भी बियॉन्ड है, 40 के आसपास है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर IVF, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि रिजल्ट्स IVF के इन कंपैरिजन टू एनी अदर मेथड अच्छे होते हैं अगर अच्छे सेंटर से और वेल नोन जगह से कराया। ये जरूर है कि IVF थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग इंजेक्शंस और ये सब यूज करते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं और वो कहीं से रिइंबर्सेबल भी नहीं होते हैं। हाँ राइट। और जो आप दूसरा वाला IVF बता रहे हैं, IUI, हाँ IUI सॉरी, तो वो इससे तो थोड़ा सा नहीं, काफी सस्ता होता है। बेसिकली इसमें कोई ऐसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो जैसे दूरबीन से अंडे भी निकालने पड़ते हैं, स्पर्म्स को वॉश करके फिर उसको इंक्यूबेटर में रखना होता है 2-3 दिन। जब वो डिवाइड कर जाते हैं सेल्स, तब उनको हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बस मतलब है टाइम टेकिंग है, अगर टाइम है, थोड़ा मनी ज्यादा है, और बाकी तो जो है वो रिजल्ट्स तो जितना क्लेम करते हैं हम लोग, वैसे नॉर्मली कहते हैं कि इट्स अराउंड इट्स अ बिग रेंज, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कितनी एफिकेसी है उससे। 20 to 40%, समटाइम्स 50% पे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ये दोनों तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि इसके लिए प्राइवेट में ही? नहीं, गवर्नमेंट में फैसिलिटी है, हम लोग यहाँ भी है, और IUI तो यहाँ बहुत ही रेगुलर होता है। बीच में कोविड के टाइम पे जब गवर्नमेंट का वो आया था कि IVF और ये नहीं करेंगे, तो उतने दिनों तक सारी चीजें रुकी हुई थी, पर स्टिल हमारे यहाँ भी है फैसिलिटी। और मैम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि कब महिला और पुरुष को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए कि और इंतजार नहीं करना चाहिए अपने आप से, जब उनको लगे कि अब मेरे बच्चे, मतलब अब बच्चे नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों को? सबसे पहले तो जब महिला पुरुष मेंटली और जो है वो सोशली तैयार, कि कोई जरूरी नहीं है शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हो जाए। हो सकता है अगर उनके पास, कई बार कम उम्र में भी शादी हो जाती है, तो इफ दे वांट टू प्लान देयर प्रेगनेंसी आफ्टर 3-4 इयर्स ऑफ मैरिज, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर जो हम लोगों का गाइडलाइंस या हमारी जो किताबों में लिखा है कि अगर आप 1 साल तक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो जरूर डॉक्टर के पास है। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा एल्डरली है, 35 इयर्स अबव है, तो 6 मंथ्स तक कोशिश कर रहे हैं, नहीं गर्भधारण हो रहा है, तो जाकर डॉक्टर से अवश्य मिले। मैम एक और नया टर्म सुनने में आता है कि हमने अपने एग्स जो हैं वो फ्रीज करा दिए हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा? वो भी इस नए जमाने के लिए ही बनाया है, आजकल की जैसे वर्किंग वुमेन और कॉर्पोरेट कल्चर को देखते हुए। बेसिकली होता क्या है कि जिस समय फीमेल अपना करियर परस्यू कर रहे होते हैं, तो उस समय वो परिवार की जिम्मेदारी उठाने में इतनी सक्षम भी नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं देते, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू चेरिश देयर मदरहुड, है ना। तो बच्चा करके और आप सर्वेंट पाल रहे, आप अपने बच्चे का बचपना ही नहीं देख पा रहे। तो इसलिए अब जैसे कुछ लोगों ने जैसे प्लान करा कि मुझे नहीं अभी नहीं करना है, बट उनकी एज हो रही है लाइक 35 अब हो रहे हैं, तो
जो अधिक उम्र में एग्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि थोड़े ओल्डर एग्स हैं, तो उनमें कुछ कुछ बीमारियां होने के, जेनेटिक बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये तरीका इजाद किया गया है कि आप कम उम्र में एग्स फ्रीज करा लीजिए, ताकि वो कम उम्र वाले जो एग्स हैं उनको यूज करके बाद में वो अपना गर्भ धारण कर सके। तो और कई बार और भी ज्यादा उम्र हो जाती है कि बाद में पता चला प्लान कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर रहे। जब आपके पास एग्स हैं अपने, तो यू कैन ट्राई विद दैट एग्स। मतलब अपने एग को अगर फ्रीज कराते हैं तो वो यूट्रस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन एग की क्वालिटी का इशू, क्वालिटी के इशू की वजह से ही एग्स फ्रीज कराते हैं। और यूट्रस उतना ही नॉर्मल रहता है बच्चे को लेके चलने में 9 महीने तक, जितना एक यंग यूट्रस को तो टच भी नहीं करते जब एग ओवम फ्रीज करना है, वो तो ओवरी से निकालते हैं। मैम आपके क्या सजेशन है यंग कपल्स के लिए? और थोड़ा सा मैं ये चाहूंगी कि अगर बच्चे, अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे लोग चाहते भी हाँ, तो उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो बेसिकली यही कहूंगी कि एक नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहिए। बहुत ज्यादा फिजिकल चीजों के चक्कर में पड़कर एक नॉर्मल जो एज है उस पे अगर विवाह नहीं कर रहे आप, या एक जो समय है कि जब तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हेल्दी बेबी होगा और माँ को भी कोई उससे, भाई इट्स अ नेचुरल प्रेगनेंसी, कोई बीमारी या कोई वो नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो अगर इसमें समय रहते सब चीजें टाइम से हो जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। पर कई बार ये भी होता है कि आपकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में फिर तो डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भाई आप जब आओगे तब हम वी आर ऑलवेज फॉर यू, तो आप जब आएंगे तो हम आपको उसके हिसाब से चीजें समझाएंगे। पर नई जनरेशन के लिए भी मेरी यही राय है कि चीजों को प्लान करें, और अगर प्लान भी करना है और सपोज उनको थोड़ा डिले भी करना है तो अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें कि हम कब तक डिले कर सकते हैं, क्या हमें उन दौरान कुछ सप्लीमेंट्स लेते रहना है, या हम जो है वो अगर प्लान कर रहे हैं और हम सक्सेस नहीं हो रहा है देन व्हाट टू डू। ये सारी चीजें एक बार मिलके डिस्कस कर लेने में इट इज ऑलवेज इजियर। मैम आपने बहुत अच्छी बात की। हम लोग जनरली जब प्रॉब्लम हो जाती है तब हम जाते हैं, इससे अच्छा है कि शादी के टाइम पर पहले तो आप कॉन्ट्रासेप्शन की नॉलेज के लिए जाएं और उसी टाइम पर हम ये सारी बातें भी करें। हाँ जरूर। और कई बार आसपास के लोगों की बातों को सुनकर डरे नहीं कि 3 साल हो गए, अरे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इसको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है। नो, ऑलवेज गो टू अ राइट प्लेस, और इधर उधर की अजकतरी ज्ञान से भी जो है वो बचे, है ना। कभी भी कोई भी चीज आप देख के या खाली 2-4 आर्टिकल पढ़ के नहीं वो कर सकते हैं ना। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू सम पर्सन हु इज डीलिंग ऑल दिस थिंग्स, और हमेशा जो है वो एक सही जगह से सही ज्ञान प्राप्त करें। और हर बार जरूरी नहीं है कि अगर हम कोशिश कर भी रहे हैं और नहीं प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आगे भी दिक्कत आएगी। हो सकता है कहीं पे कोई छोटी मोटी चीज ही हो बस, जो कि हल्की फुल्के इलाज से या हल्की फुल्के, जैसे आपने शुरू में बताया टाइम्ड इंटरकोर्स के बारे में नहीं पता होता है कि मासिक के 10वें से 16वां दिन जो है वो सबसे अच्छा टाइम होता है अगर किसी का पीरियड रेगुलर है तो इन सब छोटी छोटी चीजों के ज्ञान से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं नेचुरल। कई बार तो सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स दिया और प्रॉपर टाइमिंग और थोड़ा स्ट्रेस के रिलीव करने की काउंसलिंग दी एंड दे कम बैक विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैम उनके लिए भी मैं चाहती हूँ मैसेज दें जो महिलाएं माँ नहीं बन पाती हैं बहुत करने के बाद भी, मतलब उनके लिए क्या संदेश है कि वो क्यों अपने आप को अधूरा मतलब समझे। ये जो प्रेशर है, मैं चाहती हूँ कि एज अ डॉक्टर आप इतने सालों से काम कर रहे हो, मतलब इसको मैं चाह रही हूँ कि आप अपने शब्दों में उन महिलाओं को मोटिवेट करें कि उनके लिए क्या संदेश हो सकता है। सबसे पहले तो अपने अंदर से गिल्ट हटाएं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है ना। मैंने बीच में भी बोला था कि महिलाओं का जन्म सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता है, हमारे पास जिंदगी में बहुत सारे काम है और भी, वी कैन डू दैट। और अपने आप को जैसे तो आपने बताया कि जो है वो अडॉप्शन, अगर बहुत आप डेस्परेट है नहीं हमें एक बच्चा चाहिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो है वो एक बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं आप, और दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है वो।
बाकी तो सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले गिल्ट हटाना है अपने आप से। मैम पहले तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत छोटे टाइम पर आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और बहुत आसान शब्दों में। मतलब ये इतना टफ नहीं है जितना हमने अपने दिमाग में या हमने इसको सोशल प्रॉब्लम ज्यादा है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेडिकल कोई मेडिकल। प्रॉब्लम। हाँ, मेडिकल तो सेकंड थर्ड नंबर पे आता है, बट इट्स मोर ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रेशर। और इस सोशल प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं मैम? इसको तो जागरूकता, अगर आपको ज्ञान है कि कैसे प्रेगनेंसी होती है, अगर आपको ज्ञान है कि क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है, या क्या छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसके लिए कि हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, है ना। कई बार यंग गर्ल्स होती हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो अगर उस समय माओ ने उसका ध्यान नहीं दिया तो बाद में वो इन्फेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि बाद में यूट्रस और ट्यूब तक को डैमेज करता है। जैसे हम लोगों के देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत वैसे, जिसके की रेडिकेशन के लिए लगे पड़े हैं, तो वो यूट्रस पे अक्सर इन्फेक्ट करता है बच्चों के। तो पता चला शुरू में ध्यान नहीं दिया माँ ने कि पीरियड बच्चे का सही नहीं है, या डिस्चार्ज है बच्चे को, या कोई पेन है या फीवर, इस तरह की चीजों का उस तरफ से सोचा नहीं, तो बाद में जाके उन लड़कियों को प्रॉब्लम हो सकती है। या आजकल की जो ये मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, कि अगर बच्चा बहुत वेट गेन कर रहा है, तो भाई माँ को तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा गोल मटोल है, पर वो इनडायरेक्टली उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। किसी स्पोर्ट्स में डाले, खेलने के लिए डाले, डाइट पे कंट्रोल करवाए, कुछ एक्सरसाइजेस, है ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, जो पहले नोइंगली अननोइंगली सब बच्चे करते थे, पर अब हमारा ऐसा सोशल सिनेरियो और थोड़ा डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड में जाने की वजह से बच्चों ने ये सब चीजें कम कर दी हैं। प्लस बच्चों पे प्रेशर भी बहुत है। हर बच्चे को पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है, तो बच्चों का बचपना जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये सारी चीजें भी मेंटली भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस में डालती है। तो इन सब चीजों का मिला जुला इम्पैक्ट तो नेचुरली सोसाइटी पे पड़ना ही है। इसी वजह से हम लोगों का इनफर्टिलिटी कोशेंट बढ़ गया है। मैम और क्या रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के बढ़ने के? एक तो यही सबसे पहले तो यही हुआ कि आपका सराउंडिंग, है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट प्रॉपर डाइट, नो प्रॉपर स्लीप, है ना। बच्चों के ऊपर भी जो प्रेशर है, इन सबके साथ एक एडिटिव फैक्टर है पॉल्यूशन, जो कि खाने की मिलावट है, पानी सही नहीं मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में जो हम लोग हर समय सुनते रहते हैं ना, AQI इतना है, इतना है, इतना है, ये सब चीजें भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोगों को की बॉडी में इफेक्ट डालता है, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल, दोनों के लिए, ये तो दोनों के लिए नुकसानदायक है। और मैम स्मोक और अल्कोहल कितना रोल करता है इस चीज में? स्मोक और अल्कोहल नॉर्मली तो हम लोग बहुत ज्यादा तो जोर नहीं देते, पर हाँ डेफिनेटली अगर स्पर्म काउंट कम है, या कोई पेशेंट साथ में डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है ना, और कोई और मेटाबॉलिक डिजीज है, ऐसे में फिर वो एडिटिव होता जाता है। और नेचुरली अधिकता तो हर चीज की बुरी है। आप एक्सेस ऑफ स्मोकिंग ना भी बच्चा पैदा करने के लिए नुकसान करे, आप अपना और सोसाइटी का जो पैसिव स्मोकर्स बना रहे हैं, सबका नुकसान हो रहा है। और मैम छोटी छोटी चीजें और भी हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत होती है, वो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको पहले से सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये ना हम वेट करें कि जब हम प्रेगनेंसी होगी तभी हम उसको हम ध्यान जब प्लान करेंगे, जब हम प्लान करेंगे। जी देखो, सबसे पहले तो एक प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो करना है, लाइक जिसमें कि थोड़ी एक्सरसाइज हो, हेल्दी डाइट हो, वंस इन अ वाइल यू कैन चीट, कि भाई ठीक है थोड़ा गुलाब जामुन भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, बट मतलब ट्राई टू स्टिक ऑन अ हेल्दियर डाइट, एक्सरसाइज जैसा मैंने बोला ही, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा इजी गोइंग रख के, और अपने को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री, ट्राई टू टेक प्रॉपर स्लीप, ये बहुत जरूरी है ना। कि अगर चलिए एक दिन आपने ज्यादा काम कर लिया तो गिव सम टाइम टू योर बॉडी टू रेस्ट एंड रिपेयर, वो बहुत जरूरी है। तो ये इतना सब कुछ तो एक बेसलाइन है। फिर ट्राई करें कि फ्रेश, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप में मेंटल हार्मोनी नहीं है, फिजिकल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, या
यू आर नॉट इन प्रॉपर रिलेशन, लाइक कि मतलब एक हेल्दी रिलेशन जो होना चाहिए, तब यू शुड नॉट फील इट कि बच्चा करने के लिए फोर्सफुली हम कुछ कर रहे है ना. इट शुड बी अ नेचुरल थिंग. मतलब इवन इंटरकोर्स भी एक नेचुरल फिनोमेना. इट्स नॉट लाइक दैट कि खाली हमें जबरदस्ती करनी है. टेक इट नेचुरली. इसी तरह प्रेगनेंसी भी इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, है ना. डोंट टेक इट लाइक कि कोई बीमारी हो गई है हमें कि अब मैं चलूंगी भी नहीं और मैं उठूंगी भी नहीं, या आई विल नॉट टेक दिस, आई विल नॉट टेक दैट. व्हाटएवर यू लाइक यू टेक. हम तो प्रेगनेंसी में यही कहते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा है वो खाइए. बस ये है ध्यान रखिए कि इट शुड बी अ कंप्लीट मील, है ना. खाते समय ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हर चीज पे रोक टोक लग रही है. तो इसी तरीके से खुश रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी बच्चे को जन्म दे और उसकी अच्छे से परवरिश करे. थैंक यू सो मच मैम. सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत आसानी से इस इनफर्टिलिटी के टर्म को समझाने के लिए और ये भी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये केवल मेडिकल इशू नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सामाजिक सोच पर भी इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से कॉम्बो ऑफ ऑल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल आल्सो. तो आप सभी लोगों ने डॉक्टर दीपाली को सुना और उन्होंने बताया, तो मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद कई सारे लोग अपनी तरफ से इलाज या अपनी तरफ से अपने आप को गिल्ट में डालने की बजाय डॉक्टर से मिलेंगे और हो सकता है छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ये इतना समस्या बढ़ गई हो, जैसा मैम ने भी बताया. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप से अपना डॉक्टर ना बने. सबसे पहले नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए. अगर वहाँ नहीं काम हो रहा है आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, बट कहीं पर भी हताश नहीं होने की ज़रूरत है. और जो सेकंड चीज़ जो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि महिला का जन्म केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है. अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. एडॉप्शन है, घर में करे, बाहर कहीं से एडॉप्शन कर ले, जो दूसरी तरीके के एडॉप्शन जैसे हम ऑर्गन डोनर को ढूंढते हैं, इस तरह के डोनर्स को भी हम देख सकते हैं. इन सब चीज़ों को जो टैबू हमने बना रखा है उस टैबूज को हमें खुद से प्रयास करके आगे आना चाहिए. तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अच्छे से सुना और नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द ही आप लोगों से फिर से अपने चैनल पे मिलते हैं. थैंक यू सो मच.